हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएक्स जीएस गुरु में। दोस्तों, हम घटना चक्र की वार्षिकी, करंट अफेयर्स की जो वार्षिकी आती है आई दृष्टि, उसको पढ़ रहे हैं। उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने मेरी माटी मेरा देश इस अभियान तक शुरू कर लिया, खत्म कर लिया था, जिसकी टैगलाइन थी क्या? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे नमो भारत ट्रेन। देखो, आप नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करिए, है ना। अगर पुराने भी हैं तो थोड़े अपने साथियों को बताइए। करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब एक ही जगह आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। पूरी व्याख्या करके हर कुछ, मतलब यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। यूपी आरओ, यूपी पीएससी, उसके साथ यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी वैकेंसी जो आ रही है अभी, जितनी भी एग्जाम होंगे सब में इसका रोल रहेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा शेयर वेयर करिए। ओके, चलिए। तो भारत की पहली रैपिड रेल सेवा, है ना, क्या है? नमो भारत ट्रेन। कहाँ से भैया? क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली, यानी आरआरटीएस बोलते हैं इसको, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विकास किया जा रहा है भारत में। तो उसके आरआरटीएस की गति रेल से लगभग 3 गुनी अधिक होगी और इसका कम ठहराव होगा, फ्यूअर स्टॉपेज होंगे। अच्छा जी। एनसीआर के विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों को आपस में जोड़ने के लिए 8 आरआरटीएस गलियारों के विकास की सिफारिश की गई है। अब थोड़ा इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और डिटेल, अभी थोड़ा सा माहौल बना रहा है। दिल्ली गाजियाबाद, है ना। 8 में कौन कौन सा? दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली गुरुग्राम एनसी, एसएनबी अलवर, दिल्ली पानीपत, उसके बाद दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल, और गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद हापुड़, दिल्ली शाहदरा बड़ौदी, ये सब, ये 8 रूट हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो, 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गाजियाबाद गाजियाबाद में पड़ता है एक साहिबाबाद, साहिबाबाद से रैपिड एक्स स्टेशन पर, साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड, यानी प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन किया। मतलब देखो, ये पूरा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक का पूरा वो है ये आरआरटीएस का रूट, लेकिन उसमें एक पार्ट का, मतलब प्राथमिकता वाले खंड एक पार्ट का उन्होंने उद्घाटन किया, रैपिड रेल का। क्या है ये? इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। अब ये जो पहली है, ये पहला खंड कहाँ से कहाँ तक रहेगा? तो ये साहिबाबाद से दोहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी, मतलब साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक रहेगी। हालांकि इसका रूट कहाँ से? गाजियाबाद मेरठ, और गाजियाबाद यहाँ से दिल्ली से लेके गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक है, लेकिन अभी वाला रूट जो है साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक है। ठीक है, ये याद रखना, यही पूछा जाएगा, अभी पूछा जाएगा तो। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारे की कुल लंबाई है 82.15 किलोमीटर, इतनी इसकी टोटल लंबाई है। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा, रैपिड रेल है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलेगी। अच्छा, आरआरटीएस की संचालन गति, यानी ऑपरेशनल स्पीड कितनी होगी? ये होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और औसत गति होगी, एवरेज तो 100 घंटे। अब देखो, 3 गति हो गई। देखो, डिजाइन डिजाइन गति, मतलब डिजाइन की गई है मैक्सिमम कितनी गति लग जा सकती है? 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और ऑपरेशन में कितनी जाएगी? ये है 160 किलोमीटर जा सकती है, लेकिन एवरेज इसकी 100 किलोमीटर पर आवर रहेगी। ठीक है। अगला देखो, गांगे डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित हुआ है, जलीय जीव है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब देखो, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गैंग्स डॉल्फिन, गांगे डॉल्फिन, मतलब गैंगेज डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेनिस्टा गैंगेटिका, प्लेनिस्टा गैंगेटिका। अच्छा, गंगे डॉल्फिन विश्व के मीठे पानी की पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रणालियों में से एक है। देखो, विश्व में मीठे पानी की डॉल्फिन 4 जगह पाई जाती है, 4 पाई जाती है, जिसमें से एक तो हो गई गंगा डॉल्फिन, दूसरी है यांगसे नदी, कहाँ पड़ती है? चीन में, इसमें पाई जाती है, क्या नाम है उसका? बैजी, बैजी डॉल्फिन पाई जाती है यांगसे नदी, चीन में। दो हो गई, तीसरी कौन सी है? सिंधु नदी में पाई जाती है, उसको बोलते हैं भुलन डॉल्फिन, भुलन। और चौथी है अमेजन नदी, कहाँ? लैटिन अमेरिका में पड़ती है ना, अमेजन नदी में पाई जाती है बोटो। तो देखो, यांगसे नदी में बैजी, बैजी डॉल्फिन, सिंधु नदी में भुलन डॉल्फिन, अमेजन नदी में ये बोटो डॉल्फिन, ये 4 पाई जाते हैं, और एक हो गई गंगा डॉल्फिन, 4 हो गई ना। 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन जो है ना, कौन सी थी? ये वाली वेजी, इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया 2006 में, विलुप्त हो गई है वेजी। अच्छा, डॉल्फिनें प्राय समुद्री जल में ही पाई जाती हैं, लेकिन उपयुक्त वर्णित चारों प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल नदियों और झीलों में भी पाई जाती है। ये चारों जो है ना, कौन सी? वेजी, भुलन, बोटो और गंगेटिक, ये चारों जो है नदी झीलों में ही पाई जाती हैं, बाकी सभी समुद्र में पाई जाती हैं, लेकिन। अच्छा, डॉल्फिन को प्राय टाइगर ऑफ दी गंगा
किसको? गंगा नदी डॉल्फिन जो है ना, ये यही वाली गंगेटिक डॉल्फिन, इसको टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये क्या है? स्तनधारी और ब्लाइंड एनिमल होते हैं। स्तनधारी और अंधे एनिमल, अंधे होते हैं ये जीव अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों यानी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को उत्सर्जित करने के माध्यम से अपने शिकार को और अपनी स्थिति को आगे क्या है उसको पता करते हैं। कैसे? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से। ठीक है जी, अंधे होते हैं ये। अगला देखो, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गंगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव, किसने? उत्तर प्रदेश का वन विभाग द्वारा घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। ठीक है, इसकी मान्यता देती है गंगा डॉल्फिन को। चलो, केंद्र सरकार ने मई 2010 में, अब देखो इंपॉर्टेंट है, मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, तो अभी जो है उत्तर प्रदेश का जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन बनाया गया है, लेकिन 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था केंद्र सरकार ने 2010 में ही। 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय, 2008 में असम सरकार ने इसको अपने राज्य का जलीय जीव, जलीय पशु यानी एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था। ठीक है जी, अगला देखो, वर्ष 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन जो है ना, क्या नाम था उसका? को राज्य का जलीय पशु। सिंधु नदी की डॉल्फिन क्या नाम था? देखो ऊपर देखते हैं अभी, कौन सा था? सिंधु नदी डॉल्फिन थी ना यहाँ पे, तो ये थी भुलन। सिंधु नदी की डॉल्फिन भुलन, भुलन को पंजाब सरकार ने 2019 में अपना राज्य का जलीय पशु घोषित किया था, भुलन को। ओके, उत्तर प्रदेश की राज्य मछली, अब इम्पोर्टेंट है। अब देखो, ये जो है ना गंगा डॉल्फिन, ये जलीय जीव है उत्तर प्रदेश का, राज्य की मछली नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हालांकि मछली है भी नहीं, ये स्तनधारी में काउंट होता है। तो राज्य की मछली क्या है फिर इस यूपी की? इंपॉर्टेंट है, ये चितला होती है, इंडियन फीदर बैक बोलते हैं इसको। राज्य की, उत्तर प्रदेश की, अब इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी की राज्य मछली क्या है? चितला, यानी कि इंडियन फीदर बैक। अच्छा, देसी मांगुर बिहार की, ये देखो बिहार वाले देख लें इसको बस। आईयूसीएन की, अभी देखो, ये गंगेटिक जो डॉल्फिन है इसका स्थिति क्या है विभिन्न जगह पे, तो क्या है? आईयूसीएन की रेड लिस्ट जो जारी करता है ना आईयूसीएन, उसमें ये संकटग्रस्त है यानी एंडेंजर्ड है। किसमें? आईयूसीएन की लाल सूची में। वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का, कई बार पूछा गया है। उसकी अनुसूची यानी शेड्यूल 1 में रखा गया है। आईयूसीएन ने संकटग्रस्त माना है, और जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला है उसकी शेड्यूल 1 में है। और साइट्स है ना, साइट्स क्या है भैया? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स 1 में है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72 के शेड्यूल 1 में है, और भैया आईयूसीएन की एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ठीक है, अब देखो घोल मछली, ये क्या है जी? गुजरात की राज्य मछली। नवंबर 2023 में विश्व मात्स्यिकी दिवस, अब देखो 21 नवंबर को विश्व यानी वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। अभी हमने कई के 4-5 दिवस देख लिए, ऐसे ऐसे करके ही दिवसों को भी देखते जाना, इन्हीं में से कोई आएगा। अगर दिवस आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, 21 नवंबर को कौन सा? विश्व मत्स्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विश्व मत्स्यिकी यानी वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर। तो इसी के अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली के रूप में दर्जा दिया गया है। घोल मछली, ठीक है, घोल मछली। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? प्रोटोनिविया डाइकेंथस। घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिविया डाइकेंथस। ओके, सबसे बड़ी मछलियों में से एक है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। इसे गोल्ड फिश भी कहते हैं, घोल मछली को गोल्ड फिश भी कहते हैं, गुजरात की राज्य मछली है। ओके, अगला देखो, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी पूछा जा सकता है। ये पूछ सकते हैं कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये बिहार में स्थित है। आगे देखो, हाँ, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में है। तो विक्रमशिला गंगा ये हो गया ना, बिहार के भागलपुर में। ओके, ये छोड़ो, चलो आगे देखो। हाँ जी, अगला 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राज्य फिशरीज डे नहीं, फिशरीज डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। और राष्ट्रीय डॉल्फिन डे ये कब? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन, कब? 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया। किसने? मोदी साहब ने। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए इतने। अब देखो, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ये क्या है जी? इसके बारे में समझते हैं। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली में है ये। इसने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल यानी AGNI, अग्नि बोलते हैं,
आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव अग्नि को लॉन्च किया। किसने? CCRAS ने, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने। अच्छा जी, अग्नि है क्या? अग्नि नामक इस पहल के उद्देश्य क्या है, देख लो, पढ़ लेना। इस पहल से आयुर्वेद चिकित्सा को नवाचारी अभ्यास होंगे। बस इतना देख लेना, किसने लॉन्च किया है, ये अग्नि क्या है, बस इतना पूछ सकता है, अग्नि क्या है, तो अग्नि क्या है? आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, पहला एक है ना आयुर्वेद में। चलो, भारतीय भेषज संहिता आयोग PDG का सदस्य है। देखो क्या है, इसके बारे में, दोनों के बारे में समझते हैं। PDG क्या है और भेषज संहिता क्या है? भारतीय भेषज संहिता यानी IP, इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया क्या है ये? तो को केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय भेषज संहिता यानी IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा प्रकाशित किया गया। किसको? IP को, भारतीय भेषज संहिता को। तो इसको अभी क्या हुआ, देखो, भारतीय भेषज संहिता आयोग यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। अब देखो, ये भारतीय भेषज संहिता आयोग, ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है देश में। अब ये किस लिए? ये इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है, देश में दवाओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए सब इस आयोग का गठन किया गया। किस लिए? देश में दवाओं में क्या मानकों का क्या स्टैंडर्ड होगा, उसके लिए ये जिम्मेदार है। ये स्वायत्त निकाय है किसका? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का। तो इसी के तहत आता है भारतीय भेषज संहिता। अभी क्या हुआ है, अब समझ लो। अभी अक्टूबर 2023 में फार्माकोपियल वार्ता समूह यानी PDG यानी फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप की वार्षिक बैठक हुई। कहाँ? हैदराबाद में। अब यहाँ इंपॉर्टेंट शुरू होती है कहानी। अक्टूबर में फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप की वार्षिक बैठक हुई हैदराबाद में, और यह अमेरिका, यूरोप, जापान के बाहर आयोजित होने वाली PDG की प्रथम बैठक थी। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। PDG की यूरोप, अमेरिका और जापान के बाहर होने वाली पहली बैठक थी। क्या है PDG? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। तो देखो, इसी की बैठक हुई। इसमें इस बैठक के दौरान भारतीय भेषज संहिता यानी इंडियन फार्माकोपियल इंडियन फार्माकोपियल को PDG का स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिल गई है। इसी के तहत इसी ये हैदराबाद में बैठक हुई है ना PDG की। इसी बैठक में भारतीय भेषज संहिता को PDG के सदस्य के रूप में मान्यता मिल गई है। कहाँ हुई थी बैठक PDG की? हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस समूह में एक पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करता है। कौन? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पर्यवेक्षक का काम करता है PDG का। ओके, चलो इतना सा याद रख लो। आगे देखो, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। कहाँ है ये समक्का सरक्का? तेलंगाना में। देखो, समक्का सरक्का जठारा कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। समक्का सरक्का जठारा ये मेला है कहाँ का? तेलंगाना का। इसको मेदाराम जठारा मेला भी कहते हैं, और ये कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। क्या मेला है? जनजातीय मेला है समक्का सरक्का जठारा या मेदाराम जठारा। तो ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, और कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ओके, कोया जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है, और एक द्विवार्षिक, 2 साल में एक बार मनाया जाता है, द्विवार्षिक मेला है। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना के मुलुगु जिले में। यह मेला देवी समक्का और सरलम्मा यानी सरक्का के सम्मान में मनाया जाता है। समक्का और सरक्का, सरलम्मा या सरक्का बोलते हैं, दोनों एक ही हैं। तो ये माँ बेटी इस जोड़ी, अच्छा, माँ बेटी की इस जोड़ी ने 12वीं शताब्दी के काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति में जनजातीय लोगों पर कर यानी टैक्स लगाए जाने के विरोध में एक विद्रोह किया था। किसने? इन दोनों ने, समक्का और सरलक्का में, है ना। समक्का सरलक्का माँ बेटी थी। इन दोनों ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों ने क्या किया, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, फिर भी उन्होंने टैक्स नहीं छोड़ा और टैक्स लगाया। तो उसी के खिलाफ इन दोनों माँ बेटियों ने एक विद्रोह किया था। उसी के लिए समक्का सरक्का जठारा को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्योत्सव घोषित किया गया। ठीक है, चलो अगला देखो। 4 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023, अभी अक्टूबर में 2023 में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक आया 2023। इसमें क्या किया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया है। किसने? 2023 के अधिनियम संशोधन विधेयक ने। 2009 का जो एक्ट थी ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 की, उसमें संशोधन करता है। ये क्या करता है? इसमें क्या किया है? तो इसमें यह संशोधन समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से उद्देश्य किया गया है। 2009 का जो एक्ट था ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009, उसमें संशोधन करके 2023 का एक्ट आया है। तो उसी में संशोधन करके ये समक्का सरक्का सेंट्रल सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात इसमें कही गई है। कहाँ पे? ये तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित हुआ। इतना सा याद रखो, ठीक है। कौन थी समक्का सरक्का? बता दिया।
काकतीय वंश से इसका संबंध था। ओके, अब देखो ट्रेवल फॉर लाइफ। लाइफ क्या है भैया? लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। कब दिया था? मिशन लाइफ को सर्वप्रथम मोदी साहब ने 1 नवंबर 2023 को ग्लासगो, यूके, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयत हुई थी UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों का सम्मेलन कौन सा था? COP26। COP26 हुआ था 2021 में। कहाँ? ग्लासगो में। तो वहीं पे 1 नवंबर 2021 को हमारे मोदी साहब ने ये लाइफ मिशन के बारे में बताया था। 20 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने एकता नगर गुजरात यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी से इस मिशन यानी मिशन लाइफ को औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। देखो, घोषणा की थी 1 नवंबर 2021 को, है ना, इसके बारे में, मिशन लाइफ के बारे में। लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत कब की? 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी से, ठीक है, वहाँ से। अच्छा, इसके तहत वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गाँव एवं स्थानीय शहरी निकायों अर्बन लोकल बॉडीज को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य बनाया। 2028 तक, इंपॉर्टेंट है, 2028 याद रखना। ओके, 2028 तक 80% गाँव और अर्बन लोकल बॉडीज को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाए जाने का लक्ष्य है। भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी NDCs क्या होते हैं? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस में शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। मतलब ये मिशन लाइफ को भारत जो है ना, लाइफ क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसको अपने NDCs में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया भारत। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। ओके, इसी के 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रैवल फॉर लाइफ यानी ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया गया। इसी के तहत लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत ही ट्रैवल फॉर लाइफ को भी 27 सितंबर को, जो पर्यटन दिवस है, उस दिन लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके लिए पूरी भूमिका बनाई गई है अभी। ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के ही अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। क्या है? सेक्टोरल क्या है? प्रोग्राम है। कौन? ट्रैवल फॉर लाइफ किसके लिए अंतर्गत? मिशन लाइफ के अंतर्गत ही। ओके, इसका लक्ष्य क्या है? सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति इसका लक्ष्य है। ओके जी, स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। 8 केंद्रीय विषय, मतलब इसके अंतर्गत 8 केंद्रीय विषयों को चिन्हित किया गया है। क्या? सेव एनर्जी, ऊर्जा को बचाओ, जल की बचत, सेव वाटर, और से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक को मना करो, और रिड्यूस वेस्ट को कम करो, स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तिकरण यानी एम्पावर लोकल बिजनेसेज एंड कम्युनिटीज। अगला क्या है? स्थानीय संस्कृति एवं धरोहर का सम्मान, रेस्पेक्ट लोकल कल्चर एंड हेरिटेज, स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन, कंज्यूम लोकल फूड्स, ये भी है, और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण, कंजर्व नेचुरल हेरिटेज। इसके 8 लक्ष्य मिशन हैं। 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया। कौन? ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया। कौन? स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, दूसरा ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। 2 हैं। ठीक है, इसके लिए 2 के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। ओके जी, अब देखो थोड़ा सा अलग से इंपॉर्टेंट साक्ष्य देख लो। क्या है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया गया 27 सितंबर, वही पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों की घोषणा की गई 27 सितंबर में। तो देखो, इसमें कुल 35 गाँवों को ये पुरस्कार दिए गए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के। तो इसमें 5 गाँवों को स्वर्ण दिया गया, 10 गाँवों को रजत और 20 गाँवों को कांस्य। 35 गाँव टोटल, 5 को स्वर्ण, 10 को रजत, कितने हो गए? 15 हो गए, और 20 को क्या हुआ? कांसा दिया गया। अब देखो स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कृत गाँव, तो अब देख लो सबसे टॉप वाले देख लो। स्वर्ण श्रेणी में नंबर 1 पे दावर रहा। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और हमारे जो पहाड़ी राज्य हैं। और अब देखना लक्षद्वीप के बारे में जो भी फैक्ट आए इंपॉर्टेंट है, रट लेना, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेना, आएगा क्वेश्चन लक्षद्वीप से इस बार। ठीक है जी। अच्छा चलो, तो दावर जो है जम्मू कश्मीर का है, स्वर्ण, इसको स्वर्ण दिया गया टॉप पे 1 नंबर पे। वहीं सरमोली कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और रेयक गांव का है? ये मिजोरम का है, रेयक मिजोरम। कंथालूर ये केरल का हो गया। मडला मध्य प्रदेश का। अब क्या सकता है ये आपस में मिलाने के लिए? सरमोली है ना, इसमें इधर से ये 5 गाँव के नाम दे देगा, इधर में इसमें 4 गाँव के नाम दे देगा, इधर में 5 में से, और 4 स्टेट दे देगा। ये इनमें से आपको मैच करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे बना सकता है। दावर जम्मू कश्मीर, ठीक है। सारमोली कहाँ का है? उत्तराखंड का, सारमोली उत्तराखंड। रेयक मिजोरम का है।
और कंथालूर केरल का होगा, मडला मध्य प्रदेश। ठीक है जी। अब रजत श्रेणी पुरस्कृत गाँव में उत्तर प्रदेश का कोरोना गांव अब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी से हम संबंधित हैं, यूपी का एग्जाम देने वाले हैं, तो देख लो उत्तर प्रदेश का कोरोना गांव कहाँ, रजत श्रेणी में, सिल्वर श्रेणी में आया है। अच्छा जी, ठीक है, तो उन पांचों को मिला लेना। अब देखो अगला आ जाओ, भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड क्या है ये, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। अब इम्पोर्टेंट है ये जो है, हाँ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कब आई, 2002 में आई, ये पूछ सकता है, मिलाने को आ सकता है। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL को पंजीकृत किया गया है कब, जनवरी 2023 में, इसी के तहत, इस एक्ट के तहत। ओके, चलो ये तो हो गया अलग से बात। सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप भारत को जैविक उत्पादों में विश्व के अग्रणी बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL है ना, हाँ, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना एक राष्ट्रीय स्तर की बहु राज्य सरकारी समिति के रूप में की गई है। किसकी, NCOL की। अच्छा, NCOL का मुख्यालय कहाँ है, आनंद गुजरात में, इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ, कभी स्थापना की गई, इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में। अब देखो, NCOL द्वारा नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना, भविष्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया किसमें, नई दिल्ली में। ओके, चलो, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया गया। ठीक है जी। अब देखो, ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ विचार के साथ सभी ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए एक रिटेल आउटलेट नेटवर्क की भी शुरुआत की गई। अब देखो, तो आपको इसमें फैक्ट क्या याद रखने हैं, इसमें भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड जारी किया है अपने अमित शाह साहब जी द्वारा, और सहकार समृद्धि, और देखो इसमें जो है NCOL क्या है, इसकी स्थापना की गई है भारत को जैव उत्पादों में अग्रणी बनाने के लिए। ठीक है, इतना सा याद रख लो। ओके, एकात्मकता की मूर्ति, थोड़ा हिंदी ज़्यादा क्लिष्ट हो जाएगी। अब देखो, ये वननेस मतलब स्टैचू ऑफ वननेस है, ये आदि शंकर यानी शंकराचार्य साहब के नाम से जाना जाता है, जिनको 8वीं शताब्दी के भारतीय वैदिक विद्वान थे, जिन्होंने अद्वैत के समर्थक थे, अद्वैतवाद की स्थापना की थी। व्यक्तिगत आत्मा की एकात्मता, वननेस के सिद्धांत को मानते थे। कौन, व्यक्तिगत आत्मा की एकात्मता, वननेस के सिद्धांत को मानते थे। उनका जन्म केरल के कालडीग्राम में हुआ था। नमूदरी ब्राह्मण परिवार में, छोड़ दो। 4 मठों की स्थापना की थी, कि कौन कौन से, श्रृंगेरी कहाँ पे है, कर्नाटक में, पुरी उड़ीसा में, द्वारका ये होगा गुजरात में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ठीक है, 4 मठों की स्थापना की। ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर एक टिप्पणी है, और वेदांत स्कूल पर एक मौलिक पाठ, उनकी उत्कृष्ट कृतियां। कौन, ब्रह्मसूत्र भाष्य और वेदांत स्कूल पर मौलिक पाठ। अब देखो, 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन, शिवराज चौहान थे ना, उन्होंने स्टैचू ऑफ वननेस की स्थापना का अनावरण किया। कहाँ पे है ये, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कहाँ है ये, ओंकारेश्वर में आयोजित शंकर वतरणम नामक समारोह, शंकर वतरणम एक समारोह हुआ, और वहाँ पे उनकी इस मूर्ति का अनावरण किया गया। अद्वैत लोक संप्रदाय आचार्य शंकर संग्रहालय का भी शिलान्यास, यानी आचार्य शंकर संग्रहालय का भी यहाँ पे शिलान्यास किया गया। अच्छा, बहुसंरचनात्मक परिसर का नाम एकात्म धाम, बहुसंरचनात्मक परिसर है उसका नाम एकात्म धाम रखा गया। अच्छा, ये जो प्रतिमा है खंडवा जिले के ओंकारेश्वर के मंधवा पर्वत पर इसका लोकार्पण किया गया है, इस प्रतिमा का, स्टैचू ऑफ वननेस का, कहाँ, मंधावा पर्वत, ओंकारेश्वर, खंडवा जिला। ओके, ऊंचाई 108 फीट, कितनी है ऊंचाई, 108 फीट है। आदि शंकराचार्य को चलने की मुद्रा में यानी वॉकिंग पोस्चर में दर्शाया गया है। अच्छा, यह प्रतिमा कांस यानी मिश्र धातु, ब्रॉन्ज मिश्र धातु से बनाई गई है। अब कांसा किससे बनता है, तांबा, टिन और सीसा से बनता है कांसा, तो उसी से बनाया गया है। कांस से बनाई गई है। कांसा किससे बनता है, 3 चीज़ों से बनता है, तांबा, टिन और सीसा, तो उससे बनाई गई है। 54 फीट ऊंचे एक आसन पर बनाई गई है। ठीक है, इतना नहीं है। 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदस्य नहीं, बस कहाँ बनाई गई है, बस इतना सा याद रखो। अच्छा, इसकी जो है भारतीय चित्रकार वासुदेव कामत ने इसको तैयार किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, भारत में स्थापित अन्य मूर्तियाँ देखो। अब देखो, भारत में अन्य स्टैचू कहाँ कहाँ हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ, गुजरात में। तिरुवल्लुर प्रतिमा, तिरुवल्लुर समझ जाओ, कहाँ, तमिलनाडु में। गोमटेश्वर प्रतिमा कहाँ पर रहेगी बताओ, कर्नाटक, गोमटेश्वर कर्नाटक। हनुमान मूर्ति नई दिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी इस साल स्थापित हुई हनुमान मूर्ति नई दिल्ली। भगवान मुरुगन प्रतिमा ये तमिलनाडु, मुरुगन प्रतिमा, और गोमटेश्वर ये तिरुवल्लुर प्रतिमा, ये दोनों तमिलनाडु को हो गई। हनुमान मूर्ति नई दिल्ली को होगी, गोमटेश्वर कर्नाटक, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात की होगी। ओके, और मुर्देश्वर मुर्देश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा कर्नाटक, कर्नाटक में 2 हो गई, कौन, गोमटेश्वर और
भगवान शिव की प्रतिमा कहाँ, मुर्देश्वर की, ये कर्नाटक में हो गई। हनुमान मूर्ति दिल्ली की, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, और बस हो गया। ये हैं 6 इंपॉर्टेंट। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, अब देखो अक्टूबर 2023 को मैरीलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, अमेरिका में, मैरीलैंड अमेरिका में BR अम्बेडकर साहब की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं इसको, मैरीलैंड USA में। ओके, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम दिया गया है इसको, भारत से बाहर स्थापित अम्बेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, भारत से बाहर अम्बेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है, कौन, यही स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अच्छा, इसके शिल्पकार कौन है, रामबी सुतार, जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई थी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये, ठीक है। अप्रैल 2023 में तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत में स्थित BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ, तेलंगाना में। अम्बेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा तेलंगाना में, लेकिन भारत से बाहर मैरीलैंड USA में। ओके, हैदराबाद में स्थित है। अभी भारत में बात करें तो यह एक कांस्य प्रतिमा है, 125 फीट ऊंची अम्बेडकर साहब की मूर्ति, कहाँ, तेलंगाना में, ठीक है, हैदराबाद में 125 फीट ऊंची। ओके, चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, अब देखो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है अभी। तो देखो हल्दी का वनस्पति नाम क्या है, तो यह है जिंजीबेरेसी, यानी जिंजीबेरेसी इसका वनस्पतिक नाम है। एक पुष्पीय पादप है, पुष्प है, फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। एक सदाबहार एवं औषधीय गुण से युक्त पादप है। अच्छा, करक्यूमिनॉइड्स, करक्यूमिनॉइड्स हल्दी में उपस्थित एक जैव सक्रिय यौगिक है, इंपॉर्टेंट है। हल्दी में क्या रहता है, करक्यूमिनॉइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करक्यूमिनॉइड हल्दी में उपस्थित एक जैव सक्रिय क्या है, यौगिक है। जैव सक्रिय यौगिक एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर रोधी, एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, कौन, यही करक्यूमिनॉइड्स, यानी ये जो है जैव सक्रिय यौगिक जो होते हैं ना, ये प्रत्याक्षी कारक यानी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अच्छा, और इसमें क्या कौन सा होता है, परक्यूमिनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट होता है। ओके, जैव सक्रिय होता है। ओके, विश्व में हल्दी, टर्मरिक का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है, भारत है। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। ओके, और साथ में निर्यातक, देखो हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक तीनों भारत है विश्व में। सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। देखो विश्व में बात करें तो इंडिया टॉप पे है, अगर इंडिया में बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर, तेलंगाना दूसरे पर, कर्नाटक तीसरे पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हल्दी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, नहीं दूसरे नंबर तेलंगाना में, तीसरे कर्नाटक। ओके, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। ओके, हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% है, कितना है ना। 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया, कब, अक्टूबर 2023। ओके, इसके कार्य क्या होंगे, वही हल्दी को बढ़ावा देना, नई फसलों को तैयार करना, नई किस्में तैयार करना, वही सब है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की केंद्रीय गतिविधियों के माध्यम से 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात $1 बिलियन पहुंचा, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का लक्ष्य क्या है, मेन लक्ष्य, ये बोर्ड की गतिविधियों, केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से 2030 तक भारत द्वारा हल्दी के निर्यात में $1 बिलियन तक पहुंचने का, भारत का निर्यात $1 बिलियन तक हल्दी का निर्यात है ना, 2030 तक, ये इसका लक्ष्य है। अब देखो जी क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये क्या है जी, सर्वप्रथम महिला आरक्षण संबंधी विधेयक 11वीं लोकसभा में लाया गया था, कब, HD देवगौड़ा साहब की सरकार थी, कब, 1996 में लाया गया था। फिर 12वीं लोकसभा में लाया गया, अटल बिहारी साहब की सरकार थी 1998 में। फिर साथ ही 13वीं लोकसभा में अटल बिहारी के टाइम पे लाया गया फिर, ठीक है। अच्छा, वाजपेयी कार्यकाल में 85वां विधेयक था 1999 में, ठीक है, चलो इतना छोड़ दो। मनमोहन साहब के कार्यकाल में भी लोकसभा में लाया गया, ठीक है, बल्कि राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। हाँ, मनमोहन साहब के टाइम पे लोकसभा के बजाय राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, मनमोहन साहब के टाइम पे। मई 2014 में 15वीं लोकसभा में भंग होने के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया, ठीक है जी। चलो अब छोड़ो, संविधान का अब जो है ना ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये 128वां संशोधन विधेयक था, संविधान का 128वां संशोधन विधेयक था, और 106वां संविधान संशोधन है। 20 सितंबर को लोकसभा में लाए, 21 से अगले दिन 21 सितंबर को राज्यसभा में, और फिर उसके बाद 7 दिन बाद 28 सितंबर को राष्ट्रपति की इसको अनुमति मिली, और साथ ही 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। 20 सितंबर, फिर 21 सितंबर और 28 सितंबर, 3 डेट याद रखना, पूछ सकता है ऐसे। 18 से 21 सितंबर के मध्य आयोजित संसद के एक विशेष सत्र में इसको पारित किया गया था, विशेष सत्र था ना 18 से, अब ये भी पूछ लेगा, 18 से 21 सितंबर के मध्य इसका विशेष सत्र लाया गया संसद का, उसी में इसको पारित किया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अच्छा जी, ये जो है 128वां संशोधन विधेयक लोकसभा के 405 पूरे सभी सदस्यों ने, देखो हाँ देखो, लोकसभा में दो सदस्यों ने इसका विरोध किया है,
विधेयक के विरोध में मतदान करने वाले कौन कौन से? ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIA की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी और सैयद इम्तियाज जलील, इन दोनों ने इसका विरोध किया, बाकी सब ने समर्थन किया। बस इतना याद रखो। नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक। ओके, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की ये व्यवस्था करता है। लोकसभा किस किस में? लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में ये कुल सीटों का 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। लोकसभा में, राज्य विधानसभा में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के नाम से इसको जाना जाएगा। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 239 ए जो दिल्ली संबंधित है 239 ए में संशोधन करता है। अच्छा, और नए अनुच्छेद कौन से? 330 ए, 332 ए और 334 ए इसमें जोड़े गए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो 239 ए में तो ये जो 106वां संशोधन है ना, संशोधन अधिनियम है, ये 239 ए में संशोधन करता है। साथ ही 330 ए, 332 ए और 334 ए नए अनुच्छेद जोड़ता है। 330 ए में क्या है? इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। ये 330 ए बोलता है। ठीक है, लोकसभा की बात करता है। 332 ए क्या बोलता है? प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 32 ए बोलता है। 34 ए जोड़ने के माध्यम से महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को लागू होने से संबंधित शर्तों को स्पष्ट करता है। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखो परिसीमन। अच्छा, ये लागू कब होगा? तो परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही ये प्रभावी होंगे। तो देखो अभी जनगणना होगी, जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा यानी डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जब पहली लोकसभा आएगी उसमें ये लागू होगा। यह परिसीमन संविधान के अनुच्छेद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद होने वाली पहली जनगणना के संगत आंकड़ों के आधार पर। देखो सबसे पहले अभी जनगणना होगी, 21 वाली हुई नहीं है, उसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जो लोकसभा आएगी उसमें ये लागू होगा। अभी लागू नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। आरक्षण 15 वर्ष के लागू है और संसद इसको कानून बनाकर इसकी अवधि को और बढ़ा सकती है। अभी ये पहली बार में 15 वर्षों के लिए लागू होगा। ठीक है, आयुष्मान भव अभियान आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अब देखो इसमें 3 चीज़ हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ओके, 1/3 सीटों का आरक्षण करता है। इसमें 239 ए जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें संशोधन करता है। साथ में 3 अनुच्छेद 330 ए, 332 ए और 334 ए जोड़ता है। 330 में लोकसभा में SC/ST और महिलाओं के लिए SC/ST की महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। 332 में राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है। और 334 ये बोलता है कि भाई जो महिलाओं के लिए आरक्षण की जो सीटें हैं उनकी संबंधित शर्तों को बिल्कुल स्पष्ट करता है 334 ए। ठीक है, ये है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं रोकेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, अगर पुराने हैं तो इसको शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।